हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा कि किस तरह से जब टोपी की धुलाई होती है माँ के द्वारा, मतलब टोपी की माँ जब उसको मारती है तो मुन्नी बाबू जो टोपी के भाई हैं वो किस तरह से आग में घी डालने का काम करते हैं कि ये कबाबची की दुकान पे कबाब खा रहा था, जबकि टोपी ने कभी कबाब खाया नहीं था, वो खुद मुन्नी बाबू को खाते हुए देखा था। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो माँ क्या बोलती है, या जो दादी भी सुन रही थी ये सारा किस्सा, तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। सुभद्रा देवी कौन थी, टोपी की दादी। तो टोपी कहता है कि दादी ये झूठे हैं। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा, वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से पढ़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सका। उसी दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में नहीं था, क्योंकि वो मुन्नी और बाबू दोनों से छोटा था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उसने छोटा ही रहा, क्योंकि उम्र में अगर हम किसी से छोटे होते तो छोटे ही रहते हैं, कि वो उसमें हम बड़े नहीं हो सकते। हम समझदारी और कर्मों से बड़े हो सकते हैं, पर उम्र में जिससे अगर हम छोटे हैं तो छोटे ही हो सकते हैं। तो टोपी की समझ में सच और झूठ वाली बात समझ में नहीं आई, और शायद उसको कभी ये बात समझ में आई नहीं। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए, मतलब जैसे छुट्टी होती है इस तरह से, कहीं छुट्टी होने पर वो वहाँ से निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। पंचम की एक दुकान है जहाँ केले मिलते हैं, वहाँ से उसने इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और कोई चीज़ के हाथ नहीं लगाता। देखिए यहाँ इस बात से भी जाहिर होता है कि टोपी सिर्फ क्या खाता था, फल, मतलब ये कबाब वबाब नहीं खाता था। उस बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ क्या बताया गया कि टोपी सिर्फ फल को हाथ लगाता था। ऐसा ना हो सकता है कि ऐसा, देखिए बात को थोड़ा सा अलग वर्ड देते हुए, कि ऐसा ना हो सकता है कि हम लोग दादी बदल लें। दोनों दोस्तों के बीच में बात हो रही है, इफ़न और टोपी, किसी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब बच्चों की भावनाएं कितनी कोमल होती है, क्योंकि यहाँ टोपी को इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी दादी तो बहुत ही हमेशा उसको डांटती पीटती रहती है, और इफ़न को भी अपनी दादी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह टोपी कहता है, टोपी ने कहा तोरी दादी हमरे घर आ जाए और उसर हमरी तोरे घर चली जाए। मतलब टोपी बोलता है कि कितना अच्छा रहे हम एक दूसरे की दादी बदल ले। हमरी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोलना थी। क्या मतलब, ये यहाँ थोड़ी सी पूर्वी भाषा का दोनों यूज़ करते हैं, क्योंकि इफ़न की दादी पूर्वी भाषा बोलती थी, तो ये कुछ कुछ शब्द इन लोगों ने भी सीख लिए, तो आपस में बात करती। हमरी दादी तो बोलियो तू ही लोगों को बोला थी। ये नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब इफ़न क्या बोलता है कि ये नहीं हो सकता, हम दादी नहीं बदल सकते। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे। अब बच्चों को इतनी समझ तो है नहीं कि दादी कभी बदलने की चीज़ नहीं होती, पर छोटे बच्चे बातें कर रहे, तो इतने में इफ़न कहता है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, मतलब मेरे अब्बू ये बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तुम्हारी दादी तो 12 बुर्ज की कहानी आती है क्या। इफ़न टोपी से क्या कहता है, क्या तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। अगर हम दोनों अगर एक दूसरे की दादी बदल लेते हैं तो फिर मुझे कहानी कौन सुनाएगा। अब देखिए टोपी फिर क्या कहता है इफ़न से, तू हमरे एक हो दादियों ना सकती हो। मतलब इसका मतलब ये होता है, पूर्वी भाषा है ये, कि क्या तुम मेरे लिए एक दादी नहीं बदल सकता, ऐसा टोपी कहता है। टोपी ने खुद अपने दिल को टूटने की आवाज़ सुनी, वो टोपी को बड़ा दुख हुआ। जो मेरी दादी है, इफ़न बोल रहा है ये, है ना, कि जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की माँ भी तो हैं। इफ़न ने कहा कि अरे अब कैसे दादी बदल लेंगे, क्योंकि मेरे दादी मेरे पापा की मम्मी भी तो हैं। ये बात टोपी की समझ में आ गई कि हाँ टोपी ठीक है दादी बदल लेगा, पर उसके पापा कैसे बदलेंगे। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं। इफ़न ने कहा। ये बात टोपी के समझ में आ गई, तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ, इस तरह दोनों की बातें चल रही। तो फिक्र मत करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। मतलब छोटे बच्चों की बात करिए कि पापा कहते हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी न मरिए। मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है। इस तरह से एक दूसरे की बात करें कि मेरी दादी नहीं मरेगी क्योंकि मेरी दादी अच्छी है, मेरी दादी झूठी नहीं है, वो नहीं मरेगी। इफ़न बोलता है। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि नौकर बुलाने आया इफ़न को कि इफ़न के देखो, मतलब ये पार्ट वापस उसी पर आ गया है। हमारी स्टोरी लगभग पूरी होने में आई है। तो ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए
जिमजेनियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। कौन? टोपी, क्योंकि उसको जब खबर लगी कि इरफान की दादी मर चुकी। शाम को जब वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रोज़ घरों में कौन जो जितने परिवार के सदस्य होते हैं उतने ही रहते हैं, पर उस दिन घर में बहुत सारे लोग थे क्योंकि उस दिन इरफान की दादी मर चुकी थी। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, क्योंकि टोपी सिर्फ इरफान की दादी से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा जाता और सबसे पहले इरफान की दादी के पास ही मिलता था। वो सिर्फ उन्हीं से बात करता था, जबकि उसे दादी का नाम तक पता नहीं था। उसे दादी के 1000 कहने के बाद भी उसने उनके हाथ से कभी कोई चीज़ नहीं खाई। मतलब टोपी इरफान के घर जाता था, इरफान की दादी से कहानियाँ सुनता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, पर उनके घर की कभी कोई चीज़ नहीं खाता था। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता कि टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। नेक्स्ट पेज पे देखिए, उन दोनों के बीच में ऐसा प्यार का संबंध था कि दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। इरफान के दादा जीवित होते वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे। अलग अलग अधूरे से मतलब अलग अलग धर्मों के थे, पर दोनों को एक आत्मीयता की जरूरत थी। एक ने दूसरे को पूरा किया। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। इधर इरफान की दादी, उधर टोपी, क्योंकि टोपी को भी अपने घर में एक मतलब अपनापन सा नहीं लगता था। और इधर इरफान की दादी भी पूर्वी भाषा बोलती थी और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था, तो इरफान और उसका दोस्त टोपी सी उनके पास बैठते थे। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। 8 साल का कौन था? टोपी। और 72 बरस की कौन थी? टोपी, इरफान की दादी। तोरी, अब यहाँ देखो टोपी क्या बोल रहा है इरफान से, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। मतलब तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर जाती तो कितना अच्छा होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, मतलब ऐसा बोला। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे, क्योंकि दोनों की सबसे प्यारी दादी मतलब इरफान की दादी मर चुकी थी। थर्ड देखिए आप इसका पार्ट। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिससे बदली होती हो। मतलब 10 अक्टूबर को सन 45 में टोपी ने ऐसी कसम खा ली थी कि जिसके भी पापा का ट्रांसफर होता है मैं ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास के इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इरफान के पिता की बदली हो गई थी क्योंकि वो कलेक्टर की पोस्ट पे थे, तो उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया था? मुरादाबाद। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। किंतु दूसरे कलेक्टर, जो इरफान के पापा की जगह जो दूसरे कलेक्टर आए वो थे ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। मतलब जहाँ इरफान के घर में जो दूसरे कलेक्टर साहब रहने आए थे उनके 3 लड़के थे, पर उनमें से टोपी की किसी के भी साथ दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि वो तो सिर्फ इरफान के साथ जिस तरह की दोस्ती हुई से वो उन लड़कों से दोस्ती नहीं कर पाया। डब्बू, उन जो नए कलेक्टर साहब थे उनके 3 लड़कों में क्या डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बड़ा था और गुड्डू था तो बराबर, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि इन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। थोड़ा सा एक ईगोनेस था अंदर कि वो कलेक्टर के बेटे थे। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, मतलब टोपी से किसी ने भी बातचीत नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। मतलब टोपी को आदत थी इरफान से मिलने की, पर इरफान के पापा का जब ट्रांसफ़र हो गया तो एक दिन उसी कलेक्टर के दूसरे जो नया कलेक्टर आया था उसमें माली और चपरासी तो वो टोपी को जानते थे, तो वो उनकी पहचान से बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। मतलब गेंद किसके? टोपी के मुंह पर लग गई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट, ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं इंग्लिश में? कलेक्टर के लिखे। हैंड माली अंपायर था, और वहाँ जो क्रिकेट खेल रहा था अंपायर कौन था? माली। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल ये समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी है। मतलब माली इतनी इंग्लिश जानता था कि केवल हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। किससे किया? टोपी से। तो अब यहाँ अपना टोपी पूरा नाम बताता है, बलभद्र नारायण। बलभद्र नारायण। टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर?
यह सवाल गुड्डू ने किया। तीनों बच्चे थे, तीनों ने अलग अलग सवाल किए। देखिए आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि 3 लड़के बॉल खेल रहे हैं और बॉल को कौन कैच कर रहा है? टोपी, और उधर माली खड़ा है। नेक्स्ट देखिए, भृगु नारायण। भृगु नारायण कौन थे? टोपी के पापा। ए बिल्लू ने एम्पायर को आवाज़ दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज, मतलब ये हमारा चपरासी है। किसको बोला है? माली से पूछा। नहीं साहब, एम्पायर ने कहा। एम्पायर कौन था? माली। शहर के मशरूम दागगर, दागदर, दागदर मतलब डॉक्टर होता है, दागदर सॉरी, महसू दागदर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, है ना। इसको ये इनकी भाषा में बोल रहे हैं, माली अपनी भाषा में बोल रहा है कि दागदर है, तो इसका मतलब क्या होता है? डॉक्टर। तो बोलता है कि यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो कलजी। बिल्लू बोला। क्या बोला? कि ये टोपी अकड़ गया, मतलब इतना सा सुनते हो टोपी को बड़ा थोड़ा सा एक गुस्सा सा आ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो। फिर वो अपनी थोड़ी सी गंवारों की भाषा में बोलता कि तनी जबनिया संभाल के बोलो, तो एक लपड़ में नीचे लगी हो, मतलब एक लपड़ में तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। परंतु हेड माली बीच में आ गया। डब्बू ने अपनी अल्सेशियन को सुस्कार दिया। अल्सेशियन जो होता है कुत्ते का नाम है, ये जो कलेक्टर के यहाँ पाला हुआ था, तीनों बच्चों का पालतू हम बता सकते हैं इसको। पेट में सांस सुइयां भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए। उस कुत्ते को सुस्काया, मतलब कलेक्टर के लड़के ने जब उसको कुत्ते को इशारा किया तो उसने कुत्ते ने टोपी को काट दिया, और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख भी नहीं किया, मतलब टोपी कभी उस कलेक्टर के बंगले में गया ही नहीं। परंतु प्रश्न यह खड़ा हुआ कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। मतलब टोपी के घर में सिर्फ एक नौकरानी थी सीता नाम की, जो उसके दर्द को समझती थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया, मतलब उससे बातें करता था। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, मतलब एक दूसरे की बात समझते थे तो एक बात की समझ जाते थे। टेक मत किया करो बाबू, मतलब जीत मत किया करो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पीटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। मतलब किसी कारण से जब उसको डांट पड़ी टोपी को घर में, तो सीता जो नौकरानी थी उनके घर में, वो उसके कमरे में ले जाकर उसको समझाने लगी। बात यह हुई थी कि जोड़ों के दिन थे, मतलब जोड़ों मतलब सर्दी के दिन थे। मुन्नू बाबू के लिए कोट नया कपड़ा आया, कोट के लिए मतलब पहनने के लिए जो कोट बनवाना था सर्दी के लिए, उसका नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, क्योंकि टोपी मुन्नी बाबू से छोटा था, कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले जितने भी साल मुन्नी बाबू टोपी से बड़ा था, तो उनको भी वो कोट पसंद नहीं था, पर फिर भी छोटा होने पर किसको दे दिया गया? टोपी को। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतनी के बेटे को दे दिया। मतलब टोपी को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसने उसी वक्त दूसरी जो एक केतकी नाम के जो नौकरानी थी उसके बेटे को उसने दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चों को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। मतलब घर वालों को थोड़ा सा गुस्सा आया कि ठीक है, तुमने तुम्हारा जो कोट दिया है, मुन्नी बाबू का कोट तुमको दिया था, पर तुमने अगर वही कोट नौकरानी के बच्चों को दे दिया तो अब तुम सर्दी खाओ, अब हम तुम्हारे लिए नया कोट नहीं लाएंगे, हम जाड़ा ओढ़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा। टोपी ने क्या कहा? मतलब गुस्से से दादी को जवाब देते हुए कि हम जाड़ा वाड़ा नहीं खाने वाले, हम तो भात खाएंगे। भात खाने की चीज़ होती ना, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि भात एक खाने की वस्तु ही होती है, जिसको हम दलिया टाइप या खिचड़ी टाइप बोल सकते हैं ना। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। दादी ने क्या कहा? तुम भात वात नहीं खाओगे, मतलब क्या खाओगे? तुम जूते खाओगे। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जाते पहना जाते। अब टोपी उसको जवाब देता था। दादी को क्या जवाब देता है कि क्या दादी आपको पता नहीं कि जूता खाने की चीज़ नहीं होती, जूता पहनने की चीज़ होती। दादी ने बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। मुन्नी बाबू ने किसको कहा? टोपी को। कि मुन्नी बाबू किससे बड़ा था? टोपी से बड़ा था। तो मुन्नी बाबू ने उसको डांटा कि क्यों तुम बदतमीजी करते हो दादी से, तो कहा हम इनकी पूजा करें। अब यहाँ टोपी फिर से जवाब दे देता है कि क्या हम इसकी पूजा करें। फिर क्या था? दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया।
राम दुलारी ने उसने राम दुलारी कौन है? टोपी की माँ। उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। अब आप आगे देखिए, तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा। मतलब सीता ने क्या कहा कि तू 10वां में पहुंच गई बाढ़। सीता ने कहा कि तुम्हें दादी से टकराव के तना न चाही किनो तो तोहार दादी बड़ी। मतलब ये एक पूर्वी टाइप, या हम ऐसा कहते हैं कि गवारो टाइप की भाषा है। जो कौन बोल रही है? नौकरानी बोल रही है। सीता नौकरानी बोल रही है कि तू 10वीं में आ गया है, तेरे को इतनी समझ में नहीं आती कि तेरे को दादी से इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, वो तेरे से बड़े हैं, ऐसा करके बोलती हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं है। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। किसको? टोपी को। क्योंकि टोपी 10वीं में कैसे आया वो टोपी ही जानता है। 2 साल तो वह फेल हुआ। 9वीं में मतलब वो 2 साल तक फेल हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया, है ना। परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका, मतलब 2 साल बाद। 2 साल सिर्फ 9वीं में फेल हुआ। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया था। मतलब कोई भी उदाहरण देता था तो उसी का देता था। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था या गधा था। मतलब गधे किस्म का लड़का नहीं था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता था। राम दुलारी कोई उसे ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। सब कुछ न कुछ उसको काम बता देते थे। तो यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों में हवाई जहाज उड़ा डाले। भैरव कौन था? उससे छोटा, टोपी से छोटा वाला भाई था। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर कोई सामान लेने चला जाता तो भैरव क्या करता था? टोपी की किताबें या कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ के हवाई जहाज उड़ाता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया तो 2 साल इसके ये बिगड़ गए। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। ये 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। मतलब कोई भी उदाहरण देता था तो कि तू 2 साल में पास हुआ, वो भी 3rd डिवीज़न हुआ। टीचर भी अगर उसको उदाहरण दे के समझाते तो उसका उदाहरण देते थे। घर में भी सब उसको बोला करते, परंतु उसे उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी एक शर्मिंदगी महसूस भी होती है और बच्चे छोटे भी होते हैं। उसके दोस्त 10वीं में पहुंच गए थे। 10वें में थे, 10वें मतलब 10वीं में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता था। कौन? टोपी। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। जब वह भी क्लास में बैठता था तो उसे अपना बैठना अजीब लगता था। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर समझाते तो उसी की मिसाल देते थे। मतलब जो कमज़ोर होते ना क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, अगर उनको कोई एग्जाम्पल देना होता था या कोई समझाता था कि पढ़ लो नहीं तो इसके जैसे फेल हो जाओगे, तो वो टोपी का ही उदाहरण देते थे। क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? मतलब बलभद्र मतलब कौन? टोपी को के बारे में बताते हुए कहते हैं। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता था। दर्जा का मतलब होता है क्लास। मतलब यह सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ती थी। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे, मतलब 8वीं के बच्चे, क्योंकि 9वीं में टोपी फेल हो चुका है। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया। मतलब शर्म से बिल्कुल डूब चुका था, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में, 7वें वाले उसके साथ। मतलब ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि 7वीं क्लास का बच्चा 9वीं क्लास के साथ पढ़ रहा है, क्योंकि वो 2 साल 9वीं में फेल हो चुका था। उसके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगता था। एक जाहिर सी बात है कि 7th क्लास के स्टूडेंट के साथ अगर हम 9th के स्टूडेंट को बिठाएंगे तो वो एक बूढ़ा से ही प्रतीत होता है। वह अपनी भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब टीचर भी अगर क्लास में आके पढ़ाते थे तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे कि टोपी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई उस मास्टर उससे जवाब भी न पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 30
बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, मतलब 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो। किसने? एक अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने कहा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश टीचर ने कहा कि 3 बरस से तुम यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जुबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूँगा, मतलब तुम वापस इस साल फेल हो जाओगे ना, फिर मैं आने वाले साल में तुमसे पूछ लूँगा। इस तरह से टीचर उसको बात करके उसका मजाक उड़ा देते हैं। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई मतलब शर्म से डूब गया। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वो बिल्कुल मर गया, मतलब इतनी शर्मिंदगी गई कि मरने के समान उसे महसूस हुई। जब वह पहली बार 9वीं में आया तो वह भी उन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मतलब क्लास के एक होशियार बच्चे के बारे में बताया कि वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, मतलब टोपी का नाम क्या था? बलभद्र। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, मतलब तो हमारे साथ क्या घुसता है? एथ वालन से दोस्ती कर। मतलब 9th में जो 7th के स्टूडेंट 9th में आए हैं वो उससे कह रहे हैं कि तू हम लोगों के बीच में क्या घुसता है, तू 8 वालों के साथ जा, मतलब कि तुझे इस साल भी फेल होना है और उन्हें 8 वालों के साथ ही बैठना है। लोग तो निकल जाएंगी, बाकी तू तो उन्हीं संभल के साथ रहो हुई है ना, मतलब तुझे उन्हीं लोगों के साथ रहना है। हम लोग तो बाकी सब तो निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, मतलब हम 10th में चले जाएंगे और तुझे तीसरे साल भी 9वीं में पढ़ना है। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। टोपी को बहुत बुरा लगा और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना ही है। मतलब लगातार वो 2 साल से वो फेल हो रहा था, पर तीसरे साल जब उसको इतनी बात बुरी लगी तो उसने कसम खा ली कि मुझे किसी भी कंडीशन में पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। डॉक्टर भृगु नारायण और नीले तेल वाले, मतलब जो लड़का क्लास का मॉनिटर है उसके पापा और टोपी के पापा। जब मतलब अब क्या होता है कि अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। मतलब जमानत जब्त हो गई, मतलब वो उनको टिकट नहीं मिले हों तो वो जमानत जब्त हो जाती है। तो उसको लगा कि अब एग्ज़ाम होने वाली है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई क्या पढ़ सकता है? क्या कोई पढ़ सकता है क्या कि घर में चुनाव का माहौल हो और अपना जो जमानत जब्त हो गई हो, तो घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा उदासीन टाइप था। इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था, कि वो पास हो जाए तो बहुत है। वाह, दादी बोली। दादी क्या बोलती है? वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। मतलब हम तीसरे साल टोपी पास हो जाता है, पर दादी फिर भी क्या बोलती है कि वह तीसरे बरस में भी कम से कम पास तो हो गया। तो ये है टोपी की स्टोरी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ के इनको फाइंड करें। और आप जब तक पूरी स्टोरी को रीड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको स्टोरी को पूरे से समझें। ओके।